ब्रह्मांड में दो जगह ऐसी हैं जहां आज भी सबसे ज्यादा अंधेरा है। एक ब्लैक होल का केंद्र और दूसरा इंसान का दिमाग। जरा सोचिए, आप अभी जहां बैठे हैं आपके कानों के बीच एक छोटा सा मांस का टुकड़ा है। वजन मुश्किल से 1.5 किलो, देखने में ग्रे रंग की जली जैसा। लेकिन यही वो चीज है जिसने ईश्वर को कल्पना में गढ़ा, जिसने विज्ञान को जन्म दिया और जिसने प्यार और नफरत जैसी भावनाओं को नाम दिया। इंसान ने समंदर की गहराई नाप ली, चांद पर कदम रख दिया, लेकिन आज लाखों साल बाद भी इंसान के लिए सबसे बड़ा रहस्य वो खुद है। मैं कौन हूं? मैं सपने क्यों देखता हूं? मुझे गुस्सा क्यों आता है? क्यों कोई इंसान अपनी जान देने पर उतारू हो जाता है? स्वागत है ऑफिशियल साइकोलॉजी में। आज हम किसी किताब को नहीं बल्कि खुद इंसान को पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं। विषय है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, और आज का चैप्टर है चैप्टर 1, द इंट्रोडक्शन। इस कहानी को समझने के लिए हमें आज के मॉडर्न साइंस को भूलना होगा। चलिए चलते हैं 5000 साल पीछे। सोचिए, आप आदिमानव के जमाने में हैं। आपके कबीले का एक आदमी अचानक अजीब हरकतें करने लगता है। वो चिल्ला रहा है, वो हवा में बातें कर रहा है। आज हम कहते हैं कि उसे स्किज़ोफ्रेनिया है या मिर्गी है, लेकिन उस जमाने में साइकोलॉजी नहीं थी। लोग कहते थे इस पर बुरी आत्मा का साया है, देवता नाराज हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुराने जमाने में खोपड़ी में छेद कर दिया जाता था, ट्रेफिनेशन, ताकि वो बुरी आत्मा बाहर निकल सके। इंसान अपने ही दिमाग से इतना डरता था, उसे लगता था कि हमारे विचार हमारे नहीं है, कोई और हमें कंट्रोल कर रहा है। तो सवाल यह है, इंसान ने जादू टोना छोड़कर साइंस सोचना कब शुरू किया? यहीं से जन्म होता है हमारे शब्द का, साइकोलॉजी। यह शब्द ग्रीक भाषा से आया है और इसके पीछे एक बहुत खूबसूरत और गहरी कहानी है जो अक्सर किताबों में नहीं बताई जाती। यह शब्द 2 टुकड़ों से बना है, साइकी प्लस लोगोस। प्राचीन ग्रीस में साइक का मतलब दिमाग या ब्रेन नहीं था। ग्रीक माइथोलॉजी में साइक एक राजकुमारी थी जो आत्मा का प्रतीक थी। उसे प्रेम के देवता क्यूपिड से प्यार हुआ और उसे इंसान होने के नाते बहुत कष्ट सहने पड़े ताकि वो अमर हो सके। ग्रीक लोगों के लिए साइक का मतलब था जीवन की वो सांस जो कभी नहीं मरती, यानी सोल, आत्मा। और लोगोस का मतलब था नॉलेज, ज्ञान। तो अगर आप इतिहास के पन्ने पलटे तो अरस्तु और प्लेटो के लिए साइकोलॉजी का मतलब मन का विज्ञान नहीं था। उनके लिए इसका मतलब था द स्टडी ऑफ द सोल, आत्मा का अध्ययन। भारत में भी हमारे ऋषियों ने इसे मनोविज्ञान नहीं बल्कि आत्मज्ञान कहा था। वो जानना चाहते थे कि शरीर मरने के बाद क्या बचता है, वो कौन है जो देख रहा है। लेकिन फिर एंट्री हुई साइंस की, और साइंस एक जिद्दी बच्चे की तरह है। वो कहता है मुझे वो चीज दिखाओ जिसे मैं छू सकता हूं, माप सकता हूं। क्या आप आत्मा को तराजू पर तौल सकते हैं? नहीं। क्या आप आत्मा को माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं? नहीं। यहीं पर एक बहुत बड़ा संकट आया। 18th और 19th सेंचुरी में एक अजीब घटना घटी। वैज्ञानिकों ने कहा, देखो भाई, अगर साइकोलॉजी को साइंस बनना है तो उसे बाबाओं वाली बातें छोड़नी होंगी। फिजिक्स के पास मैटर था, केमिस्ट्री के पास केमिकल्स थे, साइकोलॉजी के पास क्या था? आत्मा। आत्मा तो धर्म का विषय है, विज्ञान का नहीं। तो एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। साइकोलॉजी की पुरानी परिभाषा बदल दी गई। कहा गया कि साइकोलॉजी इज नॉट द स्टडी ऑफ सोल, इट इज द स्टडी ऑफ माइंड, यानी मन का अध्ययन। सुनने में यह बहुत छोटा बदलाव लगता है, आत्मा हटी, मन आया। लेकिन दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी। पहली बार इंसान ने यह माना कि हमारे अंदर जो चल रहा है वो कोई दैवीय शक्ति नहीं है, बल्कि हमारी खुद की एक मानसिक प्रक्रिया है। लेकिन यहां एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। मन क्या है? क्या मन और दिमाग एक ही चीज है या अलग अलग? इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भी 90% लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अगर मैं आपका सिर खोलूं तो मुझे वहां मन नहीं मिलेगा, मुझे वहां ब्रेन मिलेगा। ग्रे रंग का गीला सा मांस का टुकड़ा। मैं उसे छू सकता हूं, काट सकता हूं, तौल सकता हूं। यह है आपका हार्डवेयर। लेकिन उस ब्रेन के अंदर जो गुस्सा है, जो बचपन की याद है, जो मिठास का एहसास है, क्या मैं उसे छू सकता हूं? नहीं, वो फिजिकल नहीं है, वो मेंटल है। यह है आपका सॉफ्टवेयर। यहीं पर रेने डेस्कार्टेस जैसे दार्शनिकों ने एक सवाल खड़ा किया जिसे माइंड बॉडी प्रॉब्लम कहते हैं। सवाल यह था, अगर मन फिजिकल नहीं है और शरीर फिजिकल है तो ये दोनों एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? सोचिए, अगर आपको शर्म आती है जो मन में है, तो आपका चेहरा लाल क्यों हो जाता है जो शरीर है?
अगर आपको डर लगता है जो मन में है, तो दिल की धड़कन क्यों बढ़ जाती है? यानी कोई तो कनेक्शन है। इसी कनेक्शन को समझने के लिए साइकोलॉजी ने अपनी लैब खोली। साल था 1879, 1879। जगह थी जर्मनी का लिप्जिग शहर। वहां एक आदमी था, विल्हेम वुंड। इस नाम को याद रखिएगा, क्योंकि इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। वुंड ने दुनिया की सबसे पहली साइकोलॉजी लैब खोली। उन्होंने कहा कि हम मन को वैसे ही पढ़ेंगे जैसे केमिस्ट्री में केमिकल्स को पढ़ते हैं। उन्होंने मन को कॉन्शियसनेस कहा, यानी आप अभी क्या महसूस कर रहे हैं। उन्होंने एक तरीका निकाला जिसे इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, मतलब अपने अंदर झांकना। वो लोगों को एक कुर्सी पर बैठाते, उनके हाथ में एक गर्म पत्थर रखते या कोई आवाज सुनाते और पूछते कि बिल्कुल ठीक ठीक बताओ, तुम्हारे मन में अभी क्या चल रहा है। लोग बताते, मुझे हल्का दबाव महसूस हो रहा है, मुझे गुदगुदी हो रही है। वुंड खुश हो जाते। उन्हें लगा कि उन्होंने मन को मापने का तरीका ढूंढ लिया है। लेकिन यह खुशखम्मी ज्यादा दिन नहीं चली। जल्द ही वैज्ञानिकों को समझ आ गया कि मन को पढ़ना इतना आसान नहीं है। दिक्कत यह थी कि मन सब्जेक्टिव होता है। अगर मैं आपको एक लाल रंग दिखाऊं और पूछूं कि कैसा लग रहा है, हो सकता है आपको वो खतरे जैसा लगे और मुझे वो गुलाब जैसा लगे। किसका मन सच बोल रहा है? कोई मशीन नहीं थी जो ये चेक कर सके कि कौन सच बोल रहा है। वैज्ञानिकों ने सिर पकड़ लिया। उन्होंने कहा, यार ये कैसा साइंस है, हर आदमी अलग जवाब दे रहा है, इसका कोई भरोसा नहीं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक आते आते साइकोलॉजी फिर से खतरे में पड़ गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि साइकोलॉजी कोई साइंस नहीं है, ये तो बस गपबाजी है। हमें कुछ ऐसा चाहिए था जो दिखाई दे, कुछ ऐसा जो ठोस हो, कुछ ऐसा जिसे नापा जा सके, चाहे वो अमेरिका में हो या इंडिया में। और तभी एंट्री हुई एक ऐसे इंसान की जिसने साइकोलॉजी की दुनिया को पलट के रख दिया। एक बागी। उसने कहा, मन को डस्टबिन में डालो, मुझे वो दिखाओ जो मैं देख सकता हूं। वो क्या था? वो था बिहेवियर। 1913 की बात है। अमेरिका में एक मनोवैज्ञानिक थे, जॉन बी वॉटसन। वो उस समय चल रही मन और चेतना की बातों से बहुत चिढ़े हुए थे। उन्होंने एक बहुत ही भड़काऊ बात कही। उन्होंने कहा, साइकोलॉजी अपनी आत्मा तो पहले ही खो चुका था, अब वक्त आ गया है कि वो अपना दिमाग यानी कि माइंड भी खो दे। वॉटसन का कहना साफ था, अगर मैं देख नहीं सकता कि आप क्या सोच रहे हैं तो मैं उसे साइंस नहीं मानूंगा। साइंस सिर्फ वो है जो दिखाई दे। उन्होंने एक नया शब्द दिया, बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। उन्होंने कहा, मुझे ये मत बताओ कि तुम्हें डर लग रहा है, मुझे ये दिखाओ कि तुम कांप रहे हो या भाग रहे हो। कांपना दिखाई देता है, डर दिखाई नहीं देता। भागना दिखाई देता है, घबराहट नहीं दिखाई देती। यह साइकोलॉजी के इतिहास का सबसे बड़ा यू टर्न था। अगले 40-50 सालों तक पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शोर था, बिहेवियर बिहेवियर बिहेवियर। वैज्ञानिकों ने कहा, इंसान एक मशीन है, बटन दबाओ यानी कि स्टिमुलस और जवाब मिलेगा यानी कि रिस्पॉन्स। बीच में क्या हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं। लेकिन दोस्तों, तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलती। 1960 का दशक आया, दुनिया में कंप्यूटर आ चुके थे और कंप्यूटर ने मनोवैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है यानी इनपुट, और एक स्क्रीन होती है यानी आउटपुट। लेकिन कीबोर्ड और स्क्रीन के बीच में एक सीपीयू भी तो होता है, एक प्रोसेसर होता है जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। वैज्ञानिकों ने सोचा, अरे ये तो इंसान जैसा ही है। अगर मैं आपको गाली दूं यानी इनपुट और आप मुझे थप्पड़ मारे यानी आउटपुट, तो बीच में कुछ तो हुआ होगा ना। आपने गाली सुनी, उसका मतलब समझा, आपको गुस्सा आया और तब आपने हाथ उठाया। ये जो बीच का हिस्सा है यही तो माइंड है। तो वैज्ञानिकों ने अपनी गलती मानी। उन्होंने कहा, ठीक है भाई, हम मन को वापस लाते हैं, लेकिन इस बार हम इसे आत्मा की तरह नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर की तरह पढ़ेंगे। इसे कहा गया कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, संज्ञानात्मक क्रांति। इस तरह हजारों साल के झगड़े, बहस और रिसर्च के बाद हमें वो परिभाषा मिली जो आज पूरी दुनिया मानती है। ये परिभाषा आपको रट लेनी है, समझ लेनी है और पी लेनी है। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। इस एक लाइन में 3 बम छुपे हैं, चलिए इन्हें डिफ्यूज करते हैं। पहला शब्द है साइंटिफिक, वैज्ञानिक। साइकोलॉजी बाबा का प्रवचन नहीं है। अगर मैं कहता हूं लड़के होते नहीं हैं तो ये एक राय है, ओपिनियन। लेकिन साइकोलॉजी अगर कहेगी तो वो डेटा लाएगी। हार्मोनल लेवल क्या है, सोशल कंडीशनिंग क्या है, यहां हर बात सबूत मांगती है। दूसरा शब्द है बिहेवियर, व्यवहार।
व्यवहार का मतलब वो सब कुछ है जो आप करते हैं और जिसे रिकॉर्ड किया जा सकता है। सिर्फ चलना फिरना नहीं, आपका पलक झपकना, पसीना आना, हकलाना, यहां तक कि सोते समय करवट बदलना, सब बिहेवियर है। इसे हम ओवर्ट बिहेवियर भी कहते हैं। तीसरा शब्द है मेंटल प्रोसेसेस, मानसिक प्रक्रियाएं। ये वो सब है जो अंदर चलता है, सोचना, याद करना, सपना देखना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, इसे हम कोवर्ट बिहेवियर भी कहते हैं। तो आज एक मनोवैज्ञानिक सिर्फ आपके काम को नहीं देखता, वो सॉफ्टवेयर को समझने की कोशिश करता है जो उस काम को करवा रहा है। तो परिभाषा तो समझ आ गई, लेकिन अभी भी वो बड़ा सवाल खड़ा है, क्यों? इंसान ने इस सब्जेक्ट पर इतनी मेहनत क्यों की? सिर्फ मजे के लिए या इसके पीछे कोई बड़ा मकसद था? आखिर साइकोलॉजी का गोल क्या है, लक्ष्य क्या है? क्या इसका मकसद मन पढ़ना है? क्या इसका मकसद लोगों को कंट्रोल करना है? या इसका मकसद पागलपन का इलाज करना है? दोस्तों, साइकोलॉजी के 4 ऐसे जादुई लक्ष्य हैं जिन पर हमारी पूरी दुनिया टिकी है। अगर ये 4 लक्ष्य न होते तो आज न विज्ञापन होते, न स्कूल होते और न ही हॉस्पिटल। ये 4 लक्ष्य क्या हैं और ये आपकी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं, ये जानेंगे हम अपने आखिरी हिस्से में। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। लेकिन सवाल ये है कि वैज्ञानिक अपनी लैब में चूहों को दौड़ाकर या इंसानों से सवाल पूछकर हासिल क्या करना चाहते हैं? साइकोलॉजी की पूरी इमारत 4 खंभों पर, 4 गोल्स पर टिकी है। अगर आप इन 4 लक्ष्यों को समझ गए तो आप ना सिर्फ साइकोलॉजी को समझेंगे, बल्कि आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना सीख जाएंगे। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपका एक दोस्त है रोहन। रोहन आजकल बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है। वो किसी से बात नहीं करता, अकेले कमरे में रहता है और चिड़चिड़ा हो गया है। अब एक साइकोलॉजिस्ट इस सिचुएशन को इन 4 स्टेप्स में हैंडल करेगा। सबसे पहला काम है बिना जज किए देखना। हम ये नहीं कहेंगे कि रोहन पागल हो गया है या रोहन घमंडी है। साइकोलॉजी कहेगी कि रोहन का सोशल इंटरैक्शन कम हो गया है, उसकी नींद, स्लीप साइकिल बिगड़ गई है, उसकी भूख कम हो गई है। ये है डिस्क्रिप्शन, सिर्फ तथ्यों को नोट करना। हम समस्या को लेबल नहीं कर रहे, हम उसका नक्शा बना रहे हैं। अब आता है सबसे मुश्किल सवाल, वाई? रोहन ऐसा क्यों कर रहा है? क्या उसके ब्रेन में सेरोटोनिन केमिकल कम हो गया है? क्या उसका ब्रेकअप हुआ है? या क्या उसे बचपन से ही अकेले रहना पसंद था? पर्सनैलिटी कारण हो सकता है। साइकोलॉजी का दूसरा लक्ष्य है वजह ढूंढना। जब तक जड़ नहीं मिलेगी, इलाज नहीं होगा। ये साइकोलॉजी की सुपर पावर है। अगर हमें क्या और क्यों पता चल गया तो हम भविष्य बता सकते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट बता सकता है कि अगर रोहन को अभी मदद नहीं मिली तो अगले 6 महीने में वो सीवियर डिप्रेशन में जा सकता है या अपनी जॉब खो सकता है। प्रेडिक्शन का मतलब है आग लगने से पहले धुएं को देखकर चेतावनी देना। और आखिरी लक्ष्य है जीवन को बेहतर बनाना। यह कंट्रोल का मतलब किसी को कठपुतली बनाना नहीं है, इसका मतलब है इंटरवेंशन, हस्तक्षेप। हम रोहन की मदद कैसे करें? क्या उसे दवा चाहिए? क्या उसे बातों, थेरेपी की जरूरत है? या उसे बस एक अच्छे दोस्त की जरूरत है? साइकोलॉजी का अंतिम मकसद सिर्फ किताबें लिखना नहीं है, बल्कि इंसान के दुख को कम करना है। तो दोस्तों, जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो आप सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे होते, आप एक बेहतर इंसान बन रहे होते हैं। अगली बार जब कोई आपके सामने चिल्लाए तो आप उसे बदतमीज कहने से पहले सोचेंगे कि शायद ये किसी दर्द में है। एक्सप्लेनेशन। अगली बार जब आप खुद उदास होंगे तो आप खुद को कोसेंगे नहीं, बल्कि समझेंगे कि मेरे ब्रेन को अभी आराम की जरूरत है। कंट्रोल। साइकोलॉजी हमें दूसरों को जज करने के बजाय उन्हें समझने की शक्ति देता है, और यही इस सब्जेक्ट की असली खूबसूरती है। लेकिन इस कहानी में अभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी है। हमने मन की बात की, व्यवहार की बात की, लेकिन ये सब हवा में नहीं हो रहा। ये सब हो रहा है एक मशीन के अंदर। एक ऐसी मशीन जिसमें अरबों तार जुड़े हैं, एक ऐसी मशीन जो बिजली और रसायनों से चलती है। क्या आपको पता है कि आपका हर विचार असल में सिर्फ एक बिजली का झटका है? क्या प्यार, नफरत और भगवान सब कुछ बस न्यूरॉन्स का खेल है? अगले एपिसोड में हम अपने शरीर के अंदर चलेंगे। हम उस हार्डवेयर को देखेंगे जो इस दुनिया को चला रहा है। तैयार रहिएगा चैप्टर 2 द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के लिए। मैं हूं आपका होस्ट सिद्धार्थ सिंह और आप सुन रहे थे ऑफिशियल साइकोलॉजी।
अगर इस सफर ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो जुड़े रहिएगा, क्योंकि जब हम खुद को समझते हैं तभी हम दुनिया को समझ पाते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। स्टे क्यूरियस, स्टे ह्यूमन। धन्यवाद।